हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हमें 4 तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है। देखो हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी करनी है रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मतलब ये जो हाइड्रोजन एटम है इसके कारण हमने क्या करनी है, पहली केमिकल प्रॉपर्टी करनी है। दूसरे में आ जाता है रिएक्शन ड्यू टू OH पार्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दूसरे में हमने ये OH ग्रुप का पार्ट करना है। तीसरे में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये पूरे के बारे में हमने तीसरे के बारे में क्या करनी है, बात। मतलब पहली केमिकल प्रॉपर्टी में इसके बारे में, दूसरे में OH ग्रुप के बारे में, तीसरे पूरे फंक्शनल ग्रुप की। चौथा हमारे पास आ जाता है इसके साथ अगर हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप या फिर जो हमारे साथ बेंजीन रिंग अटैच है उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो ये हमने जो 4 टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस है इसमें क्या करनी है, डिस्कस करनी है। तो पहली हमारी जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें हमने क्या करना है, इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करना है, क्लीवेज करना है। तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है एसिडिक कैरेक्टर। जो अल्कोहल्स है वो क्या एसिडिक की नेचर है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इट गिव यू कार्बोक्सिलेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है वो क्या रिवर्सिबल इन नेचर है। अब जो एक्सटेंट ऑफ इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन। मतलब हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं वो कितना क्या होता है, आयंस में कन्वर्ट होता है। इन टर्न जो इसकी आयनाइजेशन है वो किस पे डिपेंड करती है कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलेट आयन आया है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। जितना हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, अब हमारे पास देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम लिखते हैं इट इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 2 स्ट्रक्चर। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। पहली रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को देता है। जब देगा तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर देगा। तो हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन। जब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इट बिकम अनस्टेबल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको जो ये ऑक्सीजन है अपनी तरफ खींचने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। जब ये अपनी तरफ खींचेगा एज ए रिजल्ट यहाँ से हाइड्रोजन का H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, और यहाँ से अगर वो H पॉजिटिव जल्दी बाहर निकलता है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करता है, शो करता है। अभी हमारे पास जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है इट इज आल्सो रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे देखो जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसकी 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी है। पहले में हमें पता ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये तो अनस्टेबल है। ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को देगा तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑक्सीजन पे क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। एज ए रिजल्ट दूसरे ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ऑक्सीजन के क्या ऊपर आए हैं। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इसमें दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जो डॉटेड लाइन हमें दिखाई दे रही है ये शो क्या करता है कि जो नेगेटिव चार्ज है दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, फैला हुआ है। तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करते हैं, शो करती है। ठीक है, अब हमने करना है कि जो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ को कैसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है उनका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे उससे क्या होगी, जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे मॉलिक्यूल पे डिस्पर्स होगा, जिससे क्या होगी, उससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है उनका काम है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। तो इससे क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो एक ही मॉलिक्यूल पे क्या होता है, इंटेंसिफाई होता है। इंटेंसिफाई मतलब टुगेदर होता है एक ही पॉइंट पर, जिससे उस मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो उससे एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। हमें पता है जो अल्काई है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये प्लस आई इफेक्ट को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, इफ द हाइड्रोजन, ये जो फॉर्मिक एसिड की जो हाइड्रोजन है अगर हम उसको किसके रिप्लेस कर देते हैं, अल्काइल ग्रुप के साथ क्या कर देते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो अल्काइल ग्रुप का क्या काम है, प्लस आई इफेक्ट शो करना। तो ये प्लस आई अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, एज अ रिजल्ट कार्बन जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को देगा। जब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट उसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ऑक्सीजन अपनी तरफ नहीं खींचेगा।
मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचने चाहिए थे वो नहीं खींचेगा, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही बढ़ी हुई है। एज ए रिजल्ट यहाँ से हाइड्रोजन का H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, जब यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से उसका बाहर निकलना डिफिकल्ट हो जाता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए अगर हमारे पास आ जाता है कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है। तो अगर हमने कार्बन और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन हमें पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, जहां से हाइड्रोजन का H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलना क्या हो जाएगा, इजी, जिससे ये क्या जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। Therefore, out of formic acid and acetic acid, which is strong acid, formic acid is ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर नेक्स्ट आ जाता है, अगर हमारे पास जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं तो उसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो भी क्या बढ़ता जाएगा, और उससे जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है उतनी कम होती जाएगी। जैसे हमारे सबसे पहले अल्काइल है, फिर मिथाइल है, फिर आइसो है, फिर हमारे पास टर्शरी है। तो हम इनमें से अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद एसिटिक एसिड। यहाँ पे बल्कि ग्रुप आ गया तो इसकी एक्सिस स्ट्रेंथ और कम होगी। यहाँ पे 2 ग्रुप आ गए अल्काइल के तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और भी कम होगी। यहाँ पे 3 आ गए तो इसकी एक्सिस स्ट्रेंथ और भी ज्यादा कम होगी, क्योंकि जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगेंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा इकट्ठा होगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, जहां से हाइड्रोजन का H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट, जिससे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम करने इलेक्ट्रॉन विद रैंक सब्स्टिट्यूएंट। जो इलेक्ट्रॉन विद रैंक सब्स्टिट्यूएंट है उनका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या फैलेगा। जैसे देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड है, अगर हम इसकी एक हाइड्रोजन को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, क्लोरीन, तो हमें पता है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विद रैंक ग्रुप है, तो क्या करेगा, कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको क्लोरीन अपनी तरफ खींचते हैं। एज अ रिजल्ट कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो वो क्या करेगा, कार्बन के जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस कार्बन उसकी तरफ खींचेगा। एज अ रिजल्ट ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को खींचेगा, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ खींचे जाएंगे। जितने ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन विद रैंक ग्रुप लगेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोजन का जैसे डिस्पर्स होना ज्यादा होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन का H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसीलिए जो क्लोरो एसिटिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, कहाँ से, एसिटिक एसिड है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विद रैंक ग्रुप नहीं है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विद रैंक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। अभी मैंने आपको बताया जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विद रैंक ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा, उतनी जल्दी यहाँ से हाइड्रोजन का बाहर निकलना एज H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलना इजी है, और उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और यहाँ पे देखो 1 क्लोरीन ग्रुप लगा है, यहाँ पे 2 क्लोरीन ग्रुप लगे, यहाँ पे 3 क्लोरीन। जब पे 3 क्लोरीन ग्रुप लगे तो तीनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना। एज ए रिजल्ट यही कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, वो 7 वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये वाला कार्बन आगे ऑक्सीजन से खींचेगा, ऑक्सीजन आगे हाइड्रोजन से निकलेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन का H पॉजिटिव की आयन में बाहर निकलना इजी हो जाता है, जिसकी वजह से जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू मोनोक्लोरिक एसिटिक एसिड से। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ देखो, मोनोक्लोरो ट्राइक्लोरो का ज्यादा एसिडिक है, फिर डाइक्लोरो, फिर मोनोक्लोरो एज कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। अब आ जाता है नेचर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, कि हमारे पास जो हेलोजन ग्रुप लगा है उसका नेचर क्या है। अगर उसका जो अगर स्ट्रॉन्ग विद रैंक इफेक्ट लगा है तो उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विद रैंक इफेक्ट है। जैसे हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से हमें पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। अगर हमारे कंपाउंड के साथ फ्लोरीन लगा है तो उसका इलेक्ट्रॉन विद रैंक ग्रुप ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे उसका हाइड्रोजन का H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलना इजी है एज कंपैरिजन टू क्लोरीन, एज कंपैरिजन टू ब्रोमीन एंड एज कंपैरिजन टू आयोडीन। मतलब अगर इन चारों में से कोई भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा है
तो अगर फ्लोरीन लगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपैरिजन टू आयोडो एसिडिक एसिड से, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन ऑफ हैलोजन। अब हमें पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। अगर उनमें डिस्टेंस कम है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है और हाइड्रोजन का एज ए H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलना ईजी है, ठीक है। और जैसे जैसे दूर जाते हैं उनका इफेक्ट क्या हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है। अगर क्लोरीन यहाँ पे लगा है तो यहाँ से हाइड्रोजन का H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलना इजी है। यहाँ पे देखो ना ऐसे लगा CH, तो यहाँ से हाइड्रोजन का बाहर निकलना इजी है। इसने यहाँ से खींचना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना इजी है। पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है उनके बीच में इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी, ठीक है। अब हमने करना है इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है अगर वो डायरेक्टली किसके साथ अटैच है, फिनाइल के साथ या विनाइल के साथ या डबल बॉन्ड के साथ, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर जितने बिकॉज ऑफ लार्जर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम और विनाइल और फिनाइल ग्रुप अटैच टू कार्बोक्सिलिक, क्योंकि इसके साथ विनाइल और फिनाइल ग्रुप लगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देंगे, ये यहाँ से ऑक्सीजन के शिफ्ट होगा, ये दे रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके। तो acidity increase as the electron activity of the carbon atom directly attached to the COOH group of the hybridization of the carbon atom to sp changes to sp3 sp2 sp, मतलब जैसे जैसे उनकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती जाती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी चेंज होती जाती है। जैसे हमें पता है कि अगर हमारे पास जो अल्काइन है दे आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, इसमें ऐसे करेक्टर 50% है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगा। उसके बाद इसमें ऐसे करेक्टर 50% है, इसमें ऐसे करेक्टर 33% है और इसमें ऐसे करेक्टर 25% है, इसमें भी 33% है और इसमें sp3 में कितना है 25% है। अब जितने ज्यादा हमारे पास एसिडिक करेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतनी जगह ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट करेंगे और हाइड्रोजन का एज H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलना उतना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जैसे हमारे पास है कि जो बेंजोइक एसिड है वो किससे स्ट्रॉन्ग एसिड है, अक्राइलिक एसिड से। अब इसका रीजन क्या है कि जो बेंजीन है, बेंजोइक एसिड में जो बेंजीन है वो लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, सिंस इस डीलोकलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है एरोमेटिक करेक्टर की वजह से, और उस वजह से जो बेंजोइक एसिड है वो क्या शो करता है, स्ट्रॉन्गर एसिड है अक्राइलिक एसिड से, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में कौन सा ग्रुप लगा है, लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और इसमें क्या डबल बॉन्ड है। उसी तरह हमारे पास जो बेंजोइक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है किससे, एसिटिक एसिड से, क्योंकि जो बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो फिनाइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है विच इज रेजोनेंस हाइब्रिड, पर एसिटिक एसिड में जो कार्बन है वो sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज से लगा है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस होने की वजह से जो हमारे पास बेंजोइक एसिड है वो एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर हमारे पास जाता है फॉर्मिक, बेंजोइक और एसिटिक, फॉर्मिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें कोई भी अल्काइल डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। बेंजीन में हमारे पास जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है और इसमें जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज है, जिसकी वजह से इसमें रेजोनेंस हो जाती है, इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं है, इसलिए फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद बेंजीन, उसके बाद एसिटिक एसिड, ओके। उसके बाद अगर हमारे पास फिनाइल ग्रुप अटैच होता है बेंजोइक एसिड के साथ थ्रो वन और मोर सैचुरेटेड कार्बन एटम, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन वीक इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट है, जिसकी वजह से जो फिनाइल एसिटिक एसिड है वो क्या स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। तो इसमें आपको अच्छे से आपको इसको रीड करना और इसमें बहुत तरह के क्या क्वेश्चंस है।